So guys, welcome back to my channel Bonusree Educative Classes. It's me Bonusree, and if you're new to my channel, please to subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification at the earliest. So friends, today we're gonna discuss top 5 sample question answers on Harappan civilization, which may come in your exam. So stay tuned guys for better understanding. Okay? तो सबसे पहला describe the distinctive features of domestic architecture of मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था उसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहला इज दैट सिटाडेल। सिटाडेल जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मैसिव स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने पहले की वीडियोस में भी जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर को कवर किया था, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मैंने कहा था कि सिटाडेल जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मैसिव स्ट्रक्चर। The first is the warehouse. Its upper part is made up of wood and the lower part is made up of bricks, and it was used for storage purpose. जो warehouse था वो generally क्या था, उसका जो ऊपर का portion था वो लकड़ी से बनाया गया था, और जो lower का portion था, lower part था, it was made of bricks, और ये किस काम के लिए आता था? For storage purpose. Second इसमें क्या था सिटाडेल का second part, that is the Great Bath Complex. It is a big, massive structure which was a big rectangular tank surrounded by corridors on all its four sides and even connected with drain. तो ये ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स था क्या? इट वॉज अ बिग रेक्टेंगुलर टैंक, और चारों तरफ से इट वॉज सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स, और ये सब सब किससे कनेक्टेड था? विद द ड्रेन. And it was probably used for some special public purpose, generally to take the ritual bath. जैसे कि मैंने बताया था कि ये कोई स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज होता था, जनरली किसके लिए? फॉर टेकिंग अ रिचुअल बाथ. सेकेंड जो था इट वॉज द लोअर टाउन. लोअर टाउन दे वर जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैविंग कोर्टयार्ड इन द मिडल ऑफ द हाउस. ये जनरली क्या थे? लोअर टाउन्स दे वर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, और इसका फीचर क्या था? घर के बीचों बीच देयर वाज अ कोर्टयार्ड, एंड दे वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स. वो लोग प्लेटफॉर्म्स में बिल्ड किए जाते थे, एंड ऑल विलेज building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms. थर्ड चीज क्या है? इट इज द ड्रेनेज सिस्टम. जो मोहनजोदाड़ो था इट हैड अ प्लान ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, एंड इट इज वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट्स ड्रेनेज पैटर्न. एंड द रोड स्ट्रीट्स वे लेड डाउन इन ग्रिड पैटर्न. जैसे कि मैंने बताया था ये सब ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम. सबके पास अपना अपना बाथरूम था, एंड दे वर कनेक्टेड विद ड्रेन्स थ्रू दी वॉल. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इट मे कम इन योर एग्जाम, सो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ऑल राइट. So the second question is that how were Harappan seals and sealing used to facilitate long distance communication, and what did the sealings convey? Okay, answer is that Harappan seals and sealings were used to facilitate long distance communication. The mouth of the bag of goods was tied up with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. जो हड़प्पन सील्स और सीलिंग्स बनाए जाते थे वो किस काम के लिए था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग में ये हेल्प करता था. इसका जो बनावट था वो कैसा था? वो जो गुड्स का जो बैग हुआ करता था उसके माउथ पे वो लोग किससे टाई करते थे? उसके माउथ को दे यूज्ड टू टाई विद अ रोप. रोप यानी रस्सी से टाई करते थे. फिर उसको और फिक्स करने के लिए उसमें वेट क्ले लगाया जाता था. फिर दो सील्स को उसमें प्रेस किया जाता था, जिससे एक इम्प्रेशन आ जाता था, जो सील्स पे लिखा है वो छप जाता था. These sealings conveyed that if the bag reached with its sealing intact, then it had not been tampered with. मतलब कि अगर ये सीलिंग्स जिसको पहुंचाना है उस तक प्रॉपर्ली पहुंच गया, वो कैसे समझेंगे? अगर ये सीलिंग्स में किसी ने छेड़खानी ना की हो, और वो जो छाप बैठा है हमने सील्स का वो प्रॉपर में हो, तब हम पता कर सकते हैं कि द गुड्स हैज रीच सेफली टू अस. And it also conveyed the identity of the sender of the goods.
और ये जो भेज रहा है उसका आइडेंटिटी भी हमें बताता था. So let's move to our third question, that is the explain the strategies for procuring materials by the Harappans for the craft production. So first is that clay was locally available but stone timber was needed to be procured from different places. जो हड़प्पा था वहाँ पे क्ले इजीली अवेलेबल था, पर जो स्टोन और टिम्बर था इसे बाहर से मंगवाना पड़ता था. सेकेंड इज दैट नागेश्वर एंड बालाकोट फिर शेल्स फिर अवेलेबल. नागेश्वर और बालाकोट में जैसे कि मैंने पहले भी बताया वहाँ पे शेल्स अवेलेबल थे, वो भी हाई क्वांटिटी में, तो उन लोग शेल्स वहाँ से मंगाते थे. एंड प्रोक्यूर्ड द लापिस लजूली अ ब्लू स्टोन फ्रॉम सोटुघर दैट इज इन अफगानिस्तान. लापिस लजूली वो सोटुघर से लाते थे, और लोथल से दे यूज्ड टू गेट कालिनियन एंड स्टीटाइट. थर्ड इज दैट द रॉ मटेरियल्स लाइक कॉपर वाज कलेक्टेड फ्रॉम खेतरी रीजन्स ऑफ राजस्थान. जो कॉपर था वो खेतरी रीजन, जो हमें पता है पहले से कि आप सबको भी पता होगा कि जो खेतरी रीजन है राजस्थान का, इट इज बीन फेमस फॉर कॉपर, तो उन लोग वहां से कॉपर मंगाते थे एंड गोल्ड फ्रॉम साउथ इंडिया. Fourth is that and even had a long distance trade with Mesopotamia for copper through ships boats by sea because the depictions are been found on seals. Okay. जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि जो हड़प्पा था वो लोकली तो ट्रेडिंग करते थे, पर साथ ही साथ उन लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी करते हैं. इसका ट्रेसेस हमें मेसोपोटामियन बुक दैट इज मेलुहा उससे पता चलता है. इवन हमें डिपिक्शंस भी मिले हैं शिप्स और बोट्स का, वेयर फ्रॉम दी सील्स. ऑलराइट, so let's move to our fourth question, that is they describe the opinions of the archaeologists over the central authority of the Harappan civilization. ये टॉपिक की जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ द हॉटली डिबेटेड टॉपिक अमॉन्ग द historians in Indian history. Some archaeologists tell that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस व्यू में थे कि वहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था, सब लोग इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे. सेकेंड, others have the opinions that there was a single ruler but several rulers in Mohenjo-daro and one in Harappa. तो उन लोग ने क्या बताया कि वहाँ पे कोई सिंगल रूलर नहीं था, सेवरल रूलर्स थे, एक मोहनजोदारो में एक हड़प्पा में. थर्ड व्यू जो है, सम स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट देयर वाज अ सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, एविडेंसेस फॉर प्लान सेटलमेंट्स, drainage pattern. All this tells that entire communities could have collectively implemented such complex decisions. यानी जो ये जो थर्ड व्यू था, इट इज प्लॉजिबल, ये इसको हम मान सकते हैं इस थ्योरी को. क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो था वहाँ पे हम लोग ने देखा कि सिमिलैरिटी है आर्टिफैक्ट्स बनाने में, बेड्स बनाने में, ज्वेलरी, जो भी चीज़ बनाते उसमें एक सिमिलैरिटी है. प्लान सेटलमेंट्स भी है फॉर ड्रेनेज, रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज पैटर्न भी इन अ प्रॉपर वे में किया गया है. तो ये सब चीज़ें हमें ये बताता है कि शायद से इंटायर कम्युनिटी मिलके ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेते होंगे, यानी वहाँ पे कोई ना कोई रूलर्स होगा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, that is the what factors are responsible for the collapse of the mature Harappan civilization by 1800 BCE. So it is one of the most important question and it frequently been asked in the exam. So guys, please prepare this question for exam. Answer is that during the 1800 BC, the end of Harappan civilization took place. 1800 BC में जो Harappan civilization था, it came to end. And it has been described as the late Harappans. As during this time, similarity in making of artifacts, seals, craft production all disappeared. जो similarity देखते थे हम लोग craft production में, वो क्या हुआ? Disappear होने लगा. Even the drainage pattern, road construction, trade all vanished. सब कुछ खत्म होने लगा. और इसके लिए variety of explanations were given by the scholars to explain the decline of the Harappa. Harappan decline के लिए बहुत से एक्सप्लेनेशन बाय द हिस्टोरियंस आर गिवन. क्या क्या है? लाइक द क्लाइमेटिक चेंज, एक्सेसिव फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप. ये सब नेचुरल कैलामिटीज या फिर नेचुरल प्रोसेस के कारण शायद से हड़प्पन जो थे उनका जो सिविलाइजेशन था इट केम टू एंड, ऐसे कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं. बट सेकेंडली सम बिलीव्स दैट द एडवेंट ऑफ आर्यन कुड ऑल्सो बी द रीजन. कोई हिस्टोरियंस इस व्यू में है कि शायद से आर्यंस के आने के बाद ये जो सिविलाइजेशन था इट केम टू एंड.
एंड इवन इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स, यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स जो बाहर से लोग आते थे, इन्वेड करते थे इंडिया में, शायद से उनके कारण भी ये सिविलाइजेशन खत्म हो सकता है. So this collapse was not a fast process, but the end of it was rather a gradual process. ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं था कि एकदम से ही ये सिविलाइजेशन खत्म हुआ, नहीं. धीरे धीरे करके दिस सिविलाइजेशन came to end by 1800 BCE. आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो. इफ़ नॉट, प्लीज़ लेट मी नो योर डाउट्स, एंड इफ़ यू नीड एनी क्लेरिफिकेशन प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स. ऑलराइट. एंड गाइस, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस मेरे चैनल में नहीं देखा है, सो प्लीज़ चेक इट डाउन. मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पार्ट 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और पूरा चैप्टर कवर किया है. सो प्लीज़ चेक इट डाउन, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा. और साथ ही साथ ये पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. और गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ टू फॉलो इन माई इंस्टाग्राम आईडी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स. ऑलराइट. एंड गाइस, जैसे कि मैं सारे वीडियोस में आप सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी, और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियोस चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ लेट मी नो ऑल ऑफ योर डाउट्स. आई एम ऑलवेज हियर टू क्लियर इट अप. ऑलराइट. एंड आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है. इफ अच्छा लगा है, then please hit the like button, please comment and share my video, and please subscribe my channel. So thank you guys for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.